हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम कर रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट्स में यूनिट नंबर 1 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, Messrs X, Y and Z who were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:1। तो 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है। हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो इस डेट की आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है। एक तरफ लाइबिलिटीज XYZ की कैपिटल दे रखी है, Z का लोन दे रखा है, लोन फ्रॉम मिसेज एक्स, ठीक है, ये एक्स की जो स्पाउस है उनका दे रखा है। सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स, ये आपका पूरा लाइबिलिटी साइड। ऑन द अदर हैंड एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, बुक डेट्स यानी डेटर्स, प्रोविजन, उसके बाद कैश और लास्ट एडवांस टू वाई। ठीक, ये आपको पूरी बैलेंस शीट गिवन है। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द डेट मेंशन्ड अबव ड्यू टू कंटिन्यूड लॉसेस। तो बार बार लॉसेस होने के कारण ये जो फर्म है उसको डिसॉल्व किया जा रहा है, और डिसॉल्व होने की डेट क्या है, वही जो अभी ऊपर दे रखी थी, जिस डेट की आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड की है, दैट इज 31 दिसंबर 2021। ठीक, इतना समझ में आया ना? कुछ नहीं है, बस बैलेंस शीट है और उन्होंने डिसॉल्यूशन की डेट दे रखी है। अब बात आती है असली। आफ्टर ड्राइंग अप द बैलेंस शीट गिवन अप, it was discovered that goods amounting to 4,000 have been purchased in November 2021 and had been received, but the purchase was not yet recorded in books। क्या बोल रहे हैं, देखो सुनो। जब हम ये बैलेंस शीट बना ली थी उसके बाद आफ्टर बोल रहे हैं, आफ्टर ड्राइंग अप दी बैलेंस शीट, यानी कि ये जो आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है, इसके बाद, इस बैलेंस शीट को बनाने के बाद, समझ रहे हो, एक जो ट्रांजैक्शन है वो छूट गई है, ओमिशन हो गया है। ठीक है, किसका? वो है आपका परचेज का। ठीक है, अब ये क्या था कि 4,000 का जो स्टॉक है वो आ तो गया है लेकिन उसकी एंट्री नहीं आई। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ ऐसा लिखा है कि कैश में हुआ होगा, नहीं, तो सोचो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बननी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बोला नहीं है, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यानी कि जो क्रेडिटर है वो हमारे 4,000 से और होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने बैलेंस शीट तो पहले ही बना ली थी, तो हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितना शो हो रहा है? 25,000। लेकिन हमने ये एंट्री तो डाली नहीं है, दैट मीन्स कि 4,000 से और हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। अब मुझे बताओ, अब क्रेडिटर्स कितने होने चाहिए? अगर हम ये ट्रांजैक्शन डाल दे तो हो जाएंगे 29,000। समझ रहा है ना? ये बैलेंस शीट से पहले की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बैलेंस शीट आपको दिसंबर की दे रखी है और ये ट्रांजैक्शन नवंबर की है जो कि हमसे छूट गई थी। समझा? आगे देखते हैं। बाकी अभी हम सॉल्यूशन में करेंगे कॉपी पर, तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम आगे क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 20,000, स्टॉक 21,000, बुक डेट 2,500। तो ये आपको पूरा तीनों की रियलाइज वैल्यू दे रखा है। सिमिलरली द क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एवरेज। अच्छी बात है, 2% का डिस्काउंट मिल गया हमें क्रेडिटर से। आगे देखते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कम टू 1080। ये पूरा काम करने में, जो फर्म को बंद करने में हमारा कितना खर्चा आया है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 1080। एक्स अग्री टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेस एक्स। एक्स ने क्या किया? उन्होंने अग्री कर लिया इस बात से कि हम अपनी पत्नी का, अपने स्पाउस का जो है क्या रखेंगे? लोन उठा लेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक्स पे करेंगे तो एक्स की जो है कैपिटल बढ़ जाएगी। समझ रहा है ना? कोई हमारी लाइबिलिटी है फर्म की, कोई उठा रहा है बंदा, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अब वो पे कौन करेंगे? वो खुद पे करेंगे। थोड़ी सी अभी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे अगेन वही बात आ जाती है, क्योंकि कॉपी का मज़ा तो अलग ही है। जब हम हाथ से सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो क्या लिखा है। दुर्घटना हो गई लगता है। वाई इज इंसॉल्वेंट।
वही होना था जो हुआ। एंड दिस एस्टेट इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। ओ हो, एक तो भाई इंसॉल्वेंट हो गया, उसके बाद उस पैसे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। लास्ट वाले इलस्ट्रेशन में याद है, हमें कुछ प्रोपोर्शनेट मिलता है और मैंने आपको उसका नाम भी बताया था, उसको हम बोलते हैं रेटेबल डिविडेंड। लेकिन यहाँ पर रेटेबल डिविडेंड जैसी कोई बात बोली ही नहीं है, हमें उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। आगे देखो क्या लिखा है, गिव अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स, वर्क अकॉर्डिंग टू द डिसीजन इन गार्नर वर्सेस मर्रे। बोल रहे हैं कि गार्नर वर्सेस मर्रे के हिसाब से आपको पूरे बुक्स को क्लोज करना है। अगर ये लाइन वो नहीं लिखते तब भी हम गार्नर वर्सेस मर्रे के रूल के हिसाब से ही करते, ठीक है। अगर ये बात लिखी है तो अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो भी हमें यही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में ये लाइन नहीं लिखी थी गार्नर वर्सेस मर्रे, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसके रूल के हिसाब से दो चीज़ें बताई थी, उम्मीद है आपको याद होगी। और उस रूल के अकॉर्डिंग हमने पूरी बुक्स क्लोज की थी। अच्छा, वो दो चीज़ें क्या थी, एक बार रिकैप करवाऊँ क्या? वैसे तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन फिर भी देखो, एक तो वो था रियलाइजेशन, जब भी लॉस होता है तो बाकी के जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं उनको रियलाइजेशन लॉस को पैसे में लाना होता है, याद है कि नहीं? वेरी गुड। दूसरी बात ये थी कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस है ना, जो इंसॉल्वेंसी की वजह से जो लॉस है वो कौन झेलेगा? वो झेलेंगे सॉल्वेंट पार्टनर। सिर्फ वो सॉल्वेंट पार्टनर जिनका जो बैलेंस है वो कैसा होगा? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये पूरी चीज़ में, अगर अभी पिछले इलस्ट्रेशंस में भी मैंने आपको सेम बातें बताई है, लेकिन अगर उसमें आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होगी ना, मतलब थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, तो आज के इलस्ट्रेशन में आपको वो सारी दिक्कतें दूर होने वाली है, क्योंकि आज का इलस्ट्रेशन बहुत बेहतरीन है। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है गार्नर वर्सेस रूल, ठीक है, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। तो चलो फटाफट कॉपी पर आ जाते हैं। आ गए? बहुत बढ़िया बात है, आप लोग मुझसे पहले ही आ जाते हो। इस पर लिख लिया हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। एक बार थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये ठीक है, ओके। तो सबसे पहले वही अपने 3 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। चाहो तो एक दो छोटी छोटी अकाउंट बना सकते हो, जैसे कि वहाँ पर लोन था पार्टनर का तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एक एंट्री तो यहाँ से हो ही जाएगी, उसका पे हो जाएगा, ठीक है। ये जो 3 अकाउंट है ना, ये आपको मैंडेटरी बनाने ही बनाने हैं, इसलिए मैं आपकी इससे प्रैक्टिस करा देती हूँ। बाकी छोटे छोटे अकाउंट चाहो तो बनाओ, चाहो तो नहीं बनाओ, ठीक है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 ज़रूर बनाना और एक वर्किंग नोट जो मैं आज सिखाऊंगी वो ज़रूर बनाना, और लास्ट में एक नोट ज़रूर डाल आना, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखाती हूँ, ये वर्किंग नोट और लास्ट में इस तरीके से एक नोट डाल के आना है, जो मैंने पहले भी सिखाया था। तो ये 5 चीज़ें करे आना, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक का अकाउंट, 3 अकाउंट, एक वर्किंग नोट और एक लास्ट में नोट। ये काम कर आओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर ऐसे छोटे मोटे अकाउंट आपकी ज़रूरत है, आप बनाना चाहो चाहते, नहीं बनाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी टाइम कम होता है, स्किप कर देना, ठीक है। चलो, आपको पूरा फ्रेम तो तैयार हो गया होगा, फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, एक तरफ डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट तैयार हो गया। फटाफट इसमें एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले 2 फिक्स्ड एसेट्स, मेरे साथ साथ लिखते जाना, हाथ चलने चाहिए आप लोगों के भी। कितने फिक्स्ड एसेट्स? 40,000। टू स्टॉक कितना था? 25,000। कि सब हम बैलेंस शीट से एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो इनके जो जो अकाउंट्स खुले होंगे उन सबको हम बंद कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। ये भी था 25,000। यहाँ पर ध्यान दिया आपने बात, यहाँ पे बुक डेट्स हमने कितना लिखा है? 25,000, और वहाँ पे कैसे था? 25,000 माइनस 5,000 और 20,000। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, डेटर जो है उनका अकाउंट कितने से खुला होगा? 25,000 से तो खुला होगा, तो उसे हमें 25,000 से ही बंद करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। बहुत लोग ये करते हैं 25,000 माइनस 5,000, यहीं 20,000 लिख देते हैं, तो उनका आंसर तो सही आ जाता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, इसलिए तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है। और ये जो डेटर्स का अकाउंट है वो कितने से होगा? 25,000 से, तो हमें उसे क्लोज भी कितने से करना है? 25,000 से, ठीक है।
और जो प्रोविजन वाला कितने से खुला होगा, वो खुला होगा 5,000 से, तो उसे हमें क्लोज भी करना है 5,000 से। ठीक है, समझ में आ रही है ना ये बात? तो ये चीज़ गलती मत करना, प्रेजेंटेशन अपनी ख़राब मत करना। 25 माइनस 5 20 बिल्कुल मत करना। ठीक, तो सारे अपन ने एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए, फटाफट टोटल करते हैं। 25 25 50 और ये 40, ये आ गए 90,000 और ये इधर आ गया। ठीक है, अब लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक ही थी अपनी क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में ध्यान रखना एक एडजस्टमेंट थी, मैंने आपको बताया था। हमारे क्रेडिटर्स 24,000 दिख रहे थे बैलेंस शीट में, लेकिन हमने इसमें एक एंट्री नहीं डाली थी। कौन सी? वो 4,000 वाली। 4,000 का हमने परचेज तो कर लिया था, लेकिन उसकी अभी तक एंट्री नहीं गई, इसलिए क्रेडिट हमारे 4,000 से कम होंगी। तो बढ़ा दो, ये आ जाएंगे 29,000। ठीक है, और ये याद रखने के लिए चाहो तो एक एंट्री बनवा देती हूँ मैं आपको। क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये आ गया 4,000। ठीक है, ये एंट्री हम भूल गए थे डालने के लिए, अब हमने लिख दी है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स है, तो ये बढ़ गए आपके 4,000 से। ठीक है, समझा? कोई दिक्कत हो इस वाली बात में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे सिंपल था, पहले एंट्री नहीं डाली थी, अब अगर उसे डालेंगे तो ये 4,000 से बढ़ जाएगा। तो एसेट्स ट्रांसफ़र हो गए और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई। अब बात आती है रियलाइजेशन की। तो सबसे पहले एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं और पैसा लेकर आते हैं। तो बाय बैंक अकाउंट, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट से 20,000 रियलाइज हुए थे, स्टॉक से 21 थे शायद, और बुक डेट से 2,500। ठीक, 2 2 4 6 1 61,500। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे सिंपल है, करते चलो। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देते हैं। तो क्रेडिटर्स अपना कितने थे? 29,000, लेकिन ध्यान होगा आपको 2% का हमें डिस्काउंट मिल रहा था। कैंसी कहाँ गया? 29,000 के क्रेडिटर्स हैं, 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, 2840 420। ये हमारा पैसा जो है बैंक से जाएगा क्रेडिटर्स की वजह से, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की वजह से भी जा रहा था। कितना? 1080। तो बैंक से पैसा एक क्रेडिटर्स की वजह से जा रहा है और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की वजह से। टोटल पैसा कितना जा रहा है? 29,500। ठीक है, बस सिंपल है, खत्म हो गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी, एसेट्स रियलाइज कर दिए, लाइबिलिटीज़ को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात ये ध्यान रखने वाली थी, 25 माइनस 5 मत करना। और दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली थी, क्रेडिटर्स में 4,000 एक्स्ट्रा। बस, अब कुछ नहीं है, अब आपको फटाफट इसका कैलकुलेशन करना है। तो ये आ गया अपना डेबिट साइड 119,500, इधर भी आ जाएगा 119,500। इसमें से माइनस करते हैं क्रेडिट साइड 5,000, 29,000, 61,500, ये आ गया 24,000। तो 24,000 का लॉस आ गया, तीनों में बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ। रेशियो क्या था इनका? 2:2:1। ये हो गया 9,600, 4,800। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर के नाम, पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स के नाम। ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। सबसे पहले इनका बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। बाय बैलेंस BD कितना इनका था? 29,200। जैसे बैलेंस शीट में दे रखा था सेम कॉपी पेस्ट करना है बस आपको। 10,800, 10,000। ठीक है, उसके बाद
एक यहाँ पे आएगी, मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ उसको। अपना रियलाइजेशन अकाउंट में ये अपना रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। ये अभी ये रहा जो किया था ना ट्रांसफ़र, फटाफट इसका डुअल इफेक्ट दिखाते हैं। 9600, 9600 और 4800, ठीक है। इतना समझ में आया? बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, ओपनिंग और ये तीनों। नेक्स्ट बैलेंस शीट में ध्यान होगा, एसेट साइड पर एक एडवांस था, तो इससे हमारे वाई की कैपिटल कम हो जाएगी। वाई का एडवांस कितना था? 4000, ठीक। आगे समझ में। और एक बात उन्होंने बोली थी, क्या बोला था, हाँ, कि एक्स की जो मिसेज एक्स थी उनका लोन कौन पे करेगा? एक्स पे करेगा, तो इससे एक्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बाय मिसेज एक्स लोन, समझ में आ रहा ना? सिंपल सी बात है। लोन अब चाहे वो एक्स की वाइफ का हो, वाई का हो या जेड का हो या किसी और का लोन हो, अगर वो एक्स पे कर रहा है, एक्स खुद पे कर रहा है, तो एक्स को फर्म से उसका भुगतान तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हम एक्स की कैपिटल को बढ़ा दे रहे हैं, समझा? तो किसी का भी लोन हो, अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है खुद से, तो हम उसको पेमेंट यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। मुझे लगता है इतनी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है, रियलाइजेशन का लॉस है, ये बैलेंस शीट में दे रखा था एडवांस उसका, उससे कैपिटल कम हो जाएगी। तुम किसी का लोन पे कर रहे हो तो तुम्हारी कैपिटल बढ़ जाएगी। अब बात आती है यही वाली बात आपको समझाने की। देखो, ये जो हम एंट्री भूल गए थे, कौन सी एंट्री भूल गए थे? ये वाली, कि हमने परचेज करी थी और वहाँ पे ये नहीं दे रखा था कि कैश में करी थी। तो सिंपल सी बात है, किस में करी होगी? क्रेडिट पर, यानी कि क्रेडिटर बढ़ जाएगी। तो ये एंट्री हम भूल गए थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो इसका एक इफेक्ट तो हमने यहाँ पर डाल दिया, देखो क्रेडिटर्स बढ़ गए तो क्रेडिटर्स को हमने 4000 से बढ़ा दिया। दूसरा इफेक्ट यहाँ पर डालना है कि हमें परचेज को 4000 से बढ़ाना है। अब परचेज को 4000 से कैसे बढ़ाएं? क्योंकि ट्रेडिंग P&L अकाउंट तो पहले ही बन गए होंगे, है ना। अब तो बुक्स बंद करने का समय आया है, तो ट्रेडिंग P&L तो फिर से बनाने नहीं बैठेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात, ट्रेडिंग P&L का जो वो आता था अपना लॉस, और वो किन को ट्रांसफ़र होता था? पार्टनर्स को जो ट्रांसफ़र होता था। जो भी ट्रेडिंग P&L का प्रॉफिट आएगा, लॉस होगा, किसको ट्रांसफ़र होगा? पार्टनर्स कैपिटल को। तो ये अगर डेबिट है तो सिंपल सी बात है, उस टाइम 4000 से जो लॉस है वो ज़्यादा आना चाहिए था, ठीक है। जो डेबिट है वो 4000 से ज़्यादा आना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे? इसी 4000 को इन तीनों में बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन टू क्रेडिटर्स जो 4000 हैं उनको बांट देंगे 2:2:1 में। तो यही बांट देंगे अपन 4000 डिवाइड बाय 5, 1600, 1600, 800। ये वाली बात समझी कि नहीं समझी? किस किस को नहीं समझी? ये वाली बात तो समझ गए होगे, क्रेडिटर्स वाली बात। किसका एक इफेक्ट तो अपना ये रहा, 4000 को बढ़ा दिया। अब हमें परचेज वाली, इसका हमें डुअल इफेक्ट डालना है, ठीक है। एक इफेक्ट तो डाल दिया, दूसरा इफेक्ट कैसे डालेंगे? तो ये डालना था हमें P&L अकाउंट में, लेकिन अब वहाँ पर कैसे डालें? वो सब तो बन गया, और उसका जो भी बचा कुचा था वो सब पार्टनर्स को बट गया, ये रह गया बेचारा। तो इसको भी बांट दो, सिंपल सी बात। और किस में बांटते हैं? P&L अकाउंट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वही हमने बांट दिया, ठीक है। अब समझ में आ गया? वेरी गुड। नहीं आया हो अभी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा सा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं गार्नर वर्सेस मर्रे रूल की बात। तो दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली, जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ है उसको सॉल्वेंट पार्टनर पैसा लेकर आएंगे, और इंसॉल्वेंट कौन था? ये। तो ये पैसा नहीं लेकर आएगा, बाकी के लोग लेकर आएंगे। क्या लेकर आए हैं? रियलाइजेशन लॉस। तो ये 9600 लेके आएंगे और ये 4800, ठीक है। तो पहला रूल ये हो गया अपना कंप्लीट। अब दूसरा रूल क्या है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर यानी जो वाई है
उसकी जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो बाकी के पार्टनर्स जो सॉल्वेंट होंगे और उनका जिसका कैपिटल क्रेडिट बैलेंस रहेगा वो डेफिशिएंसी झेलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि y की डेफिशिएंसी कितनी है आखिर। 10800, इसमें माइनस करेंगे अपन 1600, 9600 और ये 4000, तो ये हो गई 4400, 4400 की डेफिशिएंसी आई है y की। ठीक है, तो इसके लिए हम बनाते हैं एक वर्किंग नोट। ठीक है, तो डेफिशिएंसी आई है y की कितनी, अभी मैंने आपको दिखाया 4400, उसी को लिख रहे हैं। ठीक है, 10800 माइनस 1600 माइनस 9600 माइनस 4000, तो डेफिशिएंसी आ गई 4400। तो ऐसे हमने डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली। ठीक, और ये डेफिशिएंसी किस में बटेगी, सॉल्वेंट पार्टनर जिनका बैलेंस कैसा हो, क्रेडिट। तो सबसे पहले हम सॉल्वेंट पार्टनर्स की कैपिटल देखते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल थी 29,200 और 10,000, लेकिन याद होगा एक एंट्री छूट गई थी। ठीक है, वही 4000 वाली क्रेडिटर्स की, तो उसको भी अपन को देखना है कितने की थी। यहाँ पर ये रहा 1600 और ये आपका 800। फटाफट कैलकुलेट करते हैं। ये आ गई 27,600, ये आ गया 9200। ठीक है, तो ये इनकी कैपिटल जो थी वो क्रेडिट थी और ये इसमें अपन ने डेबिट कर दिया। और अभी भी जो है एक्स की कैपिटल का बैलेंस कैसा है, क्रेडिट, और जेड की कैपिटल का कैसा है, क्रेडिट, तो दोनों का ही क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, अब दोबारा से सुनो मेरी बात। पहला रूल समझ गए कि जो भी रियलाइजेशन लॉस होगा उसको सॉल्वेंट पार्टनर को पैसा लेकर आना पड़ेगा। ये था अपना फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है गार्नर वर्सेस मर्रे, तो सेकंड रूल बोलता है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है जिनका कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, जस्ट बिफोर द डिसॉल्यूशन उनको इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी झेलनी पड़ेगी। और वो जो रेशियो है झेलने का वो ये होता है। इसी वजह से हमने पूरा वर्किंग नोट क्रिएट किया ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक्स और जेड जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं उनकी कैपिटल का बैलेंस कैसा है जस्ट बिफोर द रिजोल्यूशन। अब इससे हम इनका क्या निकाल देंगे, इससे हम इसका रेशियो निकाल देंगे। आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3:1। बहुत सिंपल है, 27,600 को डिवाइड करता हूँ 9,200 से, आ गया, तो ये आ गया 3:1। इस रेशियो में ये डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये आ गया अपना 3300 ये झेलेगा और 1100 ये झेलेगा। ठीक है, तो बताओ कौन कौन झेल रहा है, एक्स और जेड। तो इसका फटाफट जनरल भी बना लेते हैं। एक्स की कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगी 3300 से, जेड की कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगी 100 और ये आपकी वाई की जो कैपिटल अकाउंट है वो 4400 से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों ने इसका लॉस झेल लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे बी लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। मुझे ये बताओ ये बात किसको समझ में नहीं आई, गार्नर वर्सेस मर्रे का जो सेकंड रूल है ये किसको समझ में नहीं आया। जिसको भी समझ में नहीं आया तो वहाँ पर गार्नर वर्सेस मर्रे का सेकंड रूल लिखो और मेरे साथ साथ वो लिखो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले लिखो सॉल्वेंट पार्टनर होने चाहिए, तो हमारे जो एक्स और जेड थे वो दोनों के दोनों सॉल्वेंट पार्टनर थे। दूसरा लिखो उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, और जो ये क्रेडिट बैलेंस है वो जस्ट बिफोर
द डिसॉल्यूशन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जस्ट बिफोर द डिसॉल्यूशन। ठीक है, तो आप कहोगे ये जस्ट बिफोर द डिसॉल्यूशन तो थी, नहीं थी, ये आपको बैलेंस शीट में दिख रही थी कैपिटल, लेकिन ये जस्ट बिफोर द डिसॉल्यूशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो 4000 वाली क्रेडिटर्स की एंट्री थी, ये जो एंट्री थी वो नवंबर की थी, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो दिसंबर की थी, और ये एंट्री हम डालना भूल गए थे। तो इनकी जो कैपिटल है जस्ट बिफोर द डिसॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि गार्नर वर्सेस मर्रे का सेकंड रूल यही बोलता है कि जो आप उनकी क्रेडिट बैलेंस देखो वो देखो जस्ट बिफोर द डिसॉल्यूशन, क्योंकि हो सकता है ये एरर इतना बड़ा होता कि यहाँ पर डेबिट आ जाता, और अगर डेबिट आ जाता तो एक्स जो है वो इसका जो लॉस है वो नहीं झेलता, ये जो जिसका भी डेबिट आता वो झेलता नहीं। ठीक है, चाहे वो एक्स हो या जेड हो। ठीक है, तो इसी वजह से हमने सबसे पहले सॉल्वेंट पार्टनर देखे, उसके बाद जस्ट बिफोर द डिसॉल्यूशन उनकी कैपिटल निकाली, कैपिटल निकालने के बाद देखा दोनों का क्रेडिट बैलेंस था, तो उसी का हमने रेशियो ले लिया, और उस रेशियो में हमने डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे बताओ ये बात किसको समझ में नहीं आई? मुझे लगता है मैंने 4 से 5 बार बता दी होगी, 6 बार मैं बता देती हूँ। अगर आपको पूछनी है अभी भी तो इंस्टा पर मुझे अलग से भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है वहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अपन इस एंट्री का इफेक्ट डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट में। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों की कैपिटल से कट के y को मिल जाएगा 3300 1100। ठीक, इधर इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, x की कम हो जाएगी 3300 से, z की कम हो जाएगी 1100 से, किसकी वजह से? y की वजह से। ठीक है, अब y का अकाउंट देखो टैली कर जाएगा, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी तो उन्होंने ठीक कर दी। 15200, और इधर देखते हैं 1600 9600 4000 15200। ठीक है, बाकी के देखो x की 29200 प्लस 9600 प्लस 10000, ये आ गया 48800। इसमें से माइनस कर देंगे डेबिट बैलेंस, ये आ गया 34300। तो ये बैलेंस उसको पैसे में मिल जाएगा। ठीक, जेड की तरफ आ जाओ, 10,000, ये कितना है? 14,800। ठीक है, माइनस करेंगे 800, माइनस कर देंगे ये और ये आ गया 8100। तो ये भी पैसा जेड ले जाएगा, जो भी इनका एक्स्ट्रा बैलेंस है वो दोनों कैश में से ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करो। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट दिखाना रह गया हो तो वो दिखा दो। ठीक है, रियलाइजेशन का लॉस कर दो, रियलाइजेशन का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लेकर आएंगे। उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट थी बैलेंस शीट से उठाया है, ये भी बैलेंस शीट से उसका लोन पे करना था। बाकी ये दोनों, इसके लिए हमने एक वर्किंग नोट बनाया, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ठीक है, लास्ट में जो बैलेंस होगा वो कैश में लेकर चले जाएंगे। ठीक है, लास्ट अपना आ गया कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देना है, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। फटाफट करते हैं अपन। सबसे पहले इसका बैलेंस डालते हैं। इसका बैलेंस था 1000। उसके बाद पैसा जो है वो गया था रियलाइजेशन अकाउंट। किस किस का पैसा गया था? एक क्रेडिटर्स की वजह से और एक रियलाइजेशन एक्सपेंस की वजह से। कितना गया था? क्रेडिटर्स की वजह से इतना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की वजह से इतना, यानी कि टोटल 29,500। ठीक है, इतना पैसा चला गया, आया भी तो था एसेट्स की वजह से, तो
रियलाइजेशन अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस बुक डेट्स, इनकी वजह से पैसा आया था। फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, बुक डेट 61,500। ठीक, यहाँ पर पैसा लेकर आए थे सॉल्वेंट पार्टनर, तो पैसा आया था एक्स की वजह से, पैसा आया था जेड की वजह से। इसकी वजह आया था 9600 और इसकी वजह आया था 4800। ठीक है, और यहाँ पर एक जेड का लोन पे करना था, वो पे कर दिया, और उसकी मैडम का, कौन थी, मिसेज एक्स, उसका तो पे हो ही गया होगा, एक्स ने खुद कर दिया होगा, तो उसको यहाँ से नहीं माइनस करना है, यहाँ पे सिर्फ जेड का लोन देना है, दे दिया, और लास्ट में इन दोनों का जो बैलेंस था उसको देना है बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट। 34,300 और ये 8100 टैली कर जाएगा ये बहुत ही आसानी से। ठीक है, 1000 प्लस 61,500 9600 4800, ये आ गया 76,900 29,500 5000 34,300 प्लस 8100 76,900, ये आपका टैली कर गया। ठीक है, कैश अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ कैश हो वहाँ वहाँ आपको ये एंट्री डाल देनी है। सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में 2 बार आया था कैश, एक बार एसेट्स रियलाइज हुए थे पैसा आया था, एक बार पेमेंट हुआ था लाइबिलिटीज़ का तो पैसा गया था, तो एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा आ गया और एक बार चला गया। दूसरा, ये दोनों रियलाइजेशन लॉस लेकर आए थे सॉल्वेंट पार्टनर, उसकी वजह से पैसा आ गया। जेड का एक लोन पड़ा था, उसको पेमेंट कर दिया, और लास्ट में इनका सरप्लस था वो पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान होगा कैश और बैंक अकाउंट, मुझे नहीं लगता इतनी दिक्कत आई होगी, इसलिए मैंने उसको जल्दी 2-3 मिनट में ख़त्म कर दिया। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, है ना, और प्रेजेंटेशन अच्छे से आ गई। कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कि कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 3 अकाउंट बना दिए, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद वर्किंग नोट पूरा मैंने आपको बनाना सिखा दिया, कैसे उनकी कैपिटल लेके आओगे और उनकी ठीक कैपिटल निकाल कर लाओगे जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन। अगर उनका क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसी रेशियो में आप उसकी डेफिशिएंसी को बांट देना। ठीक है, और लास्ट में वही गार्नर वर्सेस मर्रे के जो रूल होते हैं वो हमने फॉलो किए हैं, वो यहाँ पर नोट डाल लिया ना लास्ट में, कैसे डालना है ऐसे। ये मैंने आपको पहले लिखकर भी दिखाया था और इस बार पहले ही लिख दिया, ताकि एक बार बस आप रेफ़र कर लो, और जिसने नहीं लिखा हो वो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी। 1 मिनट में हट जाती हूँ, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा काम बहुत बढ़िया कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके साथ के साथ लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखना है, वही अपने गार्नर वर्सेस मर्रे के रूल। पहला रूल ये होता है कि जो भी सॉल्वेंट पार्टनर होता है उसको रियलाइजेशन का लॉस पैसे में लाना होता है। सॉल्वेंट पार्टनर कौन थे, वाई तो बेचारा इंसॉल्वेंट था, तो बचे कौन, एक्स और जेड। एक्स एंड जेड विल ब्रिंग कैश टू मेक देयर शेयर ऑफ द लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो अपने हिस्से का उन्हें रियलाइजेशन लॉस लेकर आना है, पहली बात हो गई। दूसरा रूल क्या बोलता है, ऑन फॉलोइंग गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, एक्स एंड जेड, ध्यान से सुनना, जो कि सॉल्वेंट पार्टनर है, बिल्कुल सही बात है, और उनकी कैपिटल का बैलेंस कहता है हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस, और ये क्रेडिट बैलेंस कब होना चाहिए, जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन। ठीक है, तभी तो हमने ये निकाला, अदरवाइज तो यहीं से कर देते। पर उन्होंने वहाँ पर क्या लाइन लिख रखी है गार्नर वर्सेस मर्रे रूल में, उन्होंने लिखी है जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन, इसलिए हमें उसको वर्किंग नोट क्रिएट करना पड़ा और एडजस्टमेंट निकालनी पड़ी। हैव टू बियर द लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर वाई, जो भी हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर है, हमारे केस में वाई था, उसका लॉस झेलना पड़ेगा। किसको झेलना पड़ेगा, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हो, जिनका कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट हो, और वो कब होगा, जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन, उसी कैपिटल रेशियो में बांट देना है। अब तो मुझे लग रहा है 6-7 बारी में बता चुकी हूँ, अब अच्छे से समझ ही आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
If the video is helpful for you, then hit the like button, share with your mates as well if it deserves, and yeah, do subscribe now. इस तरीके से आपको सारे के सारे इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी सब कुछ यहाँ मिलता जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये जो बात है जो मैं 6 बार बता रही हूँ, क्या इसकी ज़रूरत थी या फिर आपको पहली बार में समझ में आ जाता है। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।